नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं घटनाएं रहस्यमयी। छत्तीसगढ़ के एक सुनसान इलाके में एक शख्स की रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है। इससे पहले कि वो किसी को कुछ बता पाता, डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। कुछ दिन तक तो लोगों को एक हादसा नजर आता है, लेकिन ठीक कुछ रोज बाद एक ऑडियो क्लिप ऐसे सामने आती है जिसके बाद पूरी कहानी ही पलट जाती है। इस ऑडियो क्लिप में मौत का राज छुपा होता है और ये राज है मृतक की मां के अनुसार एक साजिश के मुताबिक अंजाम दिए गए कत्ल की। उसका रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, लेकिन मरने की वजह पता नहीं चलती। अब वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरने की वजह पता नहीं चलती। वह अपनी बाकी की जिंदगी छोड़ गया, लेकिन मरने की वजह पता नहीं चलती। एक एक कर उसके 100 से उसके परिजन मिल भी लेते हैं, लेकिन मरने की वजह पता नहीं चलती। और फिर एक ऑडियो क्लिप करती है चौंकाने वाला एक खुलासा। ये ऑडियो क्लिप जिसने भी सुना सन्नाटे में आ गया, क्योंकि जिस रहस्यमयी मौत की कहानी पर पर्दा पड़ा था, इस ऑडियो को सुनने के बाद सब सकेते में आ गए। किसी ने इसे झूठा कहा तो किसी ने कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कहकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ये ऑडियो क्लिप अभी भी कई सवाल खड़े कर रही है, जिसमें पीड़ित परिजनों के मुताबिक मरने वाला शख्स यह कह रहा है कि माई रे माई हमको मार रहे हैं। हालांकि इस ऑडियो के साफ साफ ना होने की वजह से पुलिस भी इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से उठे सवालों पर अपना क्लीन चिट अभी तक नहीं दे पाई है। लिहाजा जिस पक्ष पर यह हत्या कराने का आरोप लग रहे हैं, वह पक्ष इस ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दे रहा है। लेकिन मानवाधिकार के द्वारा मांगी गई रिपोर्ट में पुलिस अभी इस ऑडियो की जाँच कराने की बात कर रही है। इस ऑडियो को एक बार फिर सुनते हैं। तो आप जानते हैं इस ऑडियो में क्या था? तो आपको बता दें कि इस ऑडियो में मृतक की मां का आरोप है कि मेरी बेटी सरिता यादव, दामाद अरविंद यादव, बेटी का देवर आशीष यादव और इनके एक मित्र नीलम पांडे के द्वारा मेरी बेटी की हत्या करने या करवाने का सबूत था, जिसकी जांच मृतक की मां ने प्रशासन से करवाने की मांग की है। इससे पहले कि आप सोच में पड़े कि आखिर एक बहन अपने भाई की हत्या क्यों करवाएगी, तो आपको हम पूरी कहानी सिलसिलेवार बताते हैं। बस आप ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मृतक की मां का कहना है कि मेरी करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए मेरी बेटी और दामाद ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम लीलावती यादव जी। अच्छा, आपके लड़के की मौत कैसे हुई थी? मेरा लड़का के मौत मार दिया लो। किसने मारा? अरविंद यादव, सरिता यादव, नीलम पांडे और आशीष यादव। ये सरिता यादव और नीलम पांडे और ये अरविंद यादव और आशीष यादव कौन है?
सरिता यादव मेरी बेटी है, अरविंद यादव मेरा दामाद है, लीलम पांडे उसकी देवरानी है, आशीष यादव उसका देवर है। ये दोनों चारों मिल करके मेरा लड़का के मार डाला लो। अच्छा, ये आपके लड़के को ये लोग मारे क्यों हैं? दरअसल ये तो आप बता रही हैं कि सरिता आपकी बेटी हैं। ये लोग धन के लालच में मार दिया लो। नहीं, धन के लालच ये लोग के पास में रहता तो हम बोले कि सीसी कैमरा निकाल करके मेरा बेटा को इंसिडेंट के बोल रहे थे दिखा दो। आज तक ले इंसिडेंट के बोले मेरी लड़की की इंसिडेंट के सीसी कैमरा नहीं निकलेगा, खराब रहा तैयार। हम बोला कि और जगह तो कहीं होगा, हमके निकाल करके दिखा दो। तो वो बोला लो कि जाओ तू मुड़ी पटक के रह जाएगी, तेरा के कुछ सुराग नहीं मिलेगा। जो मौत के लड़के के मौत के बाद आपने पुलिस प्रशासन को इसकी रिपोर्ट दी थी? जी, हम सब कोई के दिए, सब जगह हम दौड़ते रह गए। मेरी लड़की बोली वही बात हुआ। लड़की बोली कि तू मुड़ी पटक कर हट जाएगी, तेरा के कुछ सुराग नहीं मिलेगा, तेरा कुछ ये नहीं होगा। आज तक ले हम गली गली भटकते रह गए, जो जहाँ बताया तहाँ तहाँ भी गए, हमरा कोई भी सुराग हमको नहीं दिया, कोई हमको भीख नहीं दिया। जैसा कि आप बता रही हैं कि आपके लड़के की मौत आपके लड़की और दामाद के संबंधी मिलकर किए हैं, तो फिर जो जमीन जायदाद के लिए बता रही हैं कि किए हैं, तो क्या जमीन जायदाद उन लोगों ने हक जताया अब तक? जी, मेरी लड़की बोली कि मेरा को ज़मीन दे दो, नौकरी दे दो, उसके बिजनेस में लगा दो। पापा तो इतना ज़मीन ये किए हैं। हम बोला ठीक है, ऋषिकेश के शादी करेंगे तो तुमको ज़मीन दे दो। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब आप कह रही हैं कि ज़मीन जायदाद के लिए उन लोगों ने उस लड़के को मार दिया, तो अभी तक उनके पास ये ज़मीन जायदाद मिली है या नहीं मिली है? मतलब उस पर कब्जा कर लिया नहीं किए? लिखवा ली है। हम तो यहाँ गम में घूमे हैं और जा करके अपना नाम चढ़वा ली। हम वहाँ गए नहीं। मेरा बे होते हुए ज़मीन पर नाम अपना कैसे चढ़ा ली, यही हमको ये है कि ये इसीलिए मेरा लड़का को मारा है लोग। अच्छा, आपके लड़के की मौत की सूचना कब और किसने दिया था? मेरी लड़की बोली 2 बजे रात में कि तू गाड़ी पकड़ के आ जाओ, तेरा लड़का मर गया है। हम बोला नहीं रे, मेरा लड़का मरा नहीं, कोई मार दिया है, पैसा के लालच में कोई मार दिया है। मेरा लड़की पर इसीलिए शक गया कि जब हम बोलते हैं थाना में जाने के लिए, मेरा लड़की बोलती है थाना में जाएगी तो तेरा इज्जत उछालेंगे, तेरा के जीने नहीं देंगे, झांसुगुड़ा रहने नहीं देंगे। हम बोले कि मेरा इज्जत रह कहाँ गया, मेरा पति मरा, उसी के साथ मेरा इज्जत ख़त्म हो गया। मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा के साथ इज्जत चल गया, लेकिन हम इसलिए जिंदा हैं कि मेरा लड़का के सच्चाई ले आओ। तुम लोग सच्चाई ले आएगा तो हम भाई के पास में नहीं जाएंगे, अपना देवर के पास में नहीं जाएंगे। आपकी लड़की तो कह रही है कि पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है कि उसकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई थी। आप क्या कह रही हैं? हम बोल रहे हैं कि हमको सच्चाई दिखाओ कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है, किसे हॉस्पिटल ले गया है लो, कौन कौन ले गया है लो, टेम्पू से ले गया है लो कि गाड़ी से ले गया है लो। हमरा इसलिए शक होता है कि इसका पापा का भी दोस्त है लो, मेडिकल में कोई के क्यों नहीं ले गया लो, अपने मेडिकल क्यों करा लिया लो, सब अपने क्यों कर लिया लो। उसका सास बोल रही है, वो सब बोल रहा है लोग कि उसका मुड़ी उड़ गया अच्छा, है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस पोस्टमार्टम करा रही थी तो उस वक्त आप मौजूद नहीं थी? जी नहीं, हमको आप क्यों मौजूद नहीं थी? हमको नहीं ले गया लो। फ़ोन में हमको 2 बजे बोला लो कि गाड़ी पकड़ के आ जाओ। हम आए वहाँ से रोते बेहोश होते हुए। बिलासपुर में जब गाड़ी घुस रही थी तो दामाद फ़ोन किए कि कहाँ तक ले आई है। हम बोले कि बिलासपुर में गाड़ी घुस रही है, ये बताइए कि हमको भिलाई जाना है कि बिलासपुर उतरना है। तो मेरा दामाद बोले कि नहीं, लाश आ गया है बिलासपुर में, आप बिलासपुर में आ जाओ। तो हम बिलासपुर में गए तो कहीं स्टार बजा रहा है लोग, कहीं लैपटॉप चला रहा है। माता जी, आपकी लड़की आरोप लगा रही है आपके देवर पे, आपके भाई पे और आपके बहनोई पे कि ये लोग हमारी माता जी को बरगला रहे हैं जमीन संपत्ति के लालच में। इस पे क्या कहेंगी आप? जी, ये लोग कोई नहीं हमको बहला रहा है लोग, इतना हम ये नहीं हैं। हम तो बोले कि तुम लोग मेरा मदद करो, हमको एक्सीडेंट के ले आकर के प्रूफ दिखाओ, सब जमीन जायदाद तुम ही लोग के होगा, तुम ही लोग के पास में हम रहेंगे। जब मेरा को बोली कि नहीं, तुम्हारा के हम कुछ सुराग लेने जाएगी, तुमको सुराग भी नहीं मिलेगा, तू जहाँ भी जाएगी जाओ, 5 साल के तू मेहरबान है, 5 साल के बाद मर जाएगी, सब मेरा हो जाएगा। तभी हमको ये हो गया कि ये ज़मीन पर लालच में पड़ी है। मेरा बहनोई भी कुछ नहीं ये लालच में ये है, मेरा भाई भी नहीं, मेरा देवर भी नहीं, मेरा जेठ भी नहीं, सब मेरा को सच्चाई के लिए मर रहा है लोग कि लड़का के सच्चाई क्या चीज़ है सब आ जाए सामने।
आपके आपका लड़का जो ऋषिकेश जिसकी मौत हो गई है वो करते क्या थे? इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था, पढ़ रहा था। वही लोग नाम लिखवाया लो, उसका बाप नाम लिखवाया था श्री प्रकाश स्कूल में, तुनी में। अच्छा, एक मामला और संज्ञान में आया कि आपके बड़े लड़के का भी अपहरण हो गया था, इसमें क्या कहेंगे आप? जी उसके तो हम नहीं देखे, वो सोया रहा, कैसे गायब हुआ अभी तक ले हम भटक रहे हैं उसके भी खोज में। लेकिन लड़की जो गाली दे रही है, इससे लगता है कि यही लोग मरवा दिया लोग उसके। अच्छा, आपको लगता है कि उस बड़े भाई को भी, आपके बड़े लड़के को भी इन लोगों ने मरवा दिया था? अच्छा, जब ये गायब हुआ था, जब आपको सूचना मिली तो इस अपने बड़े लड़के के बारे में किसी थाने में आपने रिपोर्ट की थी? जी थाना में हमारा आदमी उस समय जिंदा थे। पुलिस प्रशासन उस रिपोर्ट में क्या आपको दिया? वो खोजा, कुछ नहीं मिला, हम लोग चुपचाप पटा गए। यानी आज तक अभी ये साबित नहीं हुआ कि लड़का मर गया कि अभी गुम है? जी उसी के आधार में हम जी रहे हैं कि कहीं होगा, देखेगा तो वो आ जाएगा। अच्छा, आपके पति क्या करते थे? सेक्शन इंजीनियर थे। उनकी मौत कब हुई थी, कुछ आइडिया है आपको? जी मौत तो हुई, लेकिन वो हमको नहीं याद है। अच्छा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि ज़मीन जायदाद और करोड़ों की संपत्ति को लेकर के हमारी बेटी और दामाद ने मिल करके मेरे बेटे की हत्या कर दी है, तो लगभग आपके अंदाज से कितने की संपत्ति आपको वहाँ पे होगी? 1 करोड़ के। 1 करोड़ की। किस जगह पे? झांसूगुड़ा। झांसूगुड़ा में। फिलहाल आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरा लड़का के सच्चाई आ जाए, और वो जमीन के उस सच्चाई आ जाएगा, वो लोग नहीं मारा होगा लो तो खुद वो हमरा है लो। आज जब हमको मदद नहीं कर रहा है लो, ये मैं छोड़ दिया लो गली गली भटकने के लिए, हम आके देवर के घरे सहारा लिए। मेरा आदमी जो ऐसा घर बनाया, वो सुख छोड़ करके हम देहात में रह रहे हैं, किस साल से रह रहे हैं वो हम ही जानते हैं। जब मेरा बहनोई, मेरा भाई, मेरा देवर हमको नहीं छोड़ा लो, तो जो भी मर्जी हम जिसके जो सेवा करेगा उसके देंगे, लेकिन उसके नहीं देंगे जो मेरा लड़का का हत्या करके हमको गली गली भटका रहा है लो। कम से कम वो लोग का सच्चाई लाना चाहिए। वो लोग अच्छा, माता जी, आपकी लड़की ये कह रही है कि मुझे मेरी माँ से हमारे मामा मौसा चाचा लोग अलग करना चाहते हैं, बरगला रहे हैं, क्या सही है? जी नहीं, वो लड़की मेरा हरामी है। मेरा को खुद ठोकर खाने के लिए मेरा कोक सुन कर दी, आज कोक सुन नहीं करे रहती तो उसकी देवर के बहू से भी हम फोन करवाएं। देवर की बहू फोन करी कि सरिता तू अपनी माँ के गोड़ क्यों नहीं पकड़ लेती है, तो बोलती है कि मेरा माँ से कोई मतलब नहीं है, 5 साल के मेहमान है, मर जाएगी तो सब हमरे होगा। लगभग आपसे कितने दिन पहले उनसे बात हुई थी, कुछ आइडिया आपको है? जी 1 महीना बाद। उसके बाद से कोई बात नहीं हुई? जी नहीं, उसका से तो हम बात नहीं करें। मरने के बाद लड़का से वही खटमट हुआ, हम बोले कि हमको सच्चाई दिखा दो। इंसिडेंट के जो दारू का फोटो दिखाते हैं उसी पर बमक गई, बोली कि तू यहाँ मत रहो, तू यहाँ से हट जाओ। तो हम भाई लोग क्वार्टर लिया रहा, वहाँ हम चले गए। एक दिन खाना में भी क्या मिला करके खिला दी, हम लोग वहाँ बेहोश रहा। मेरा क्या करूँ, आपसे इस टाइम बात करना चाहें और इस दुख की घड़ी में आपके साथ आएँ तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगी? जी नहीं, कभी नहीं। जो मेरा को तड़पा दी, मेरा कोक सुन कर दी, उसके कभी नहीं हम ये करेंगे, उसके आंख से नहीं देखेंगे, उसका से हम बात करना नहीं चाहते हैं। मेरा को बहुत तड़पाई, मेरा कोक सुन क्यों करी, कोक सुन कर क्यों नहीं मेरा मदद करी। झूठो भी बोले रहती कि चल हम सीसी कैमरा निकलवा देंगे, तो हम साचो मान गए रहते। उसी पर हम भरोसा करते थे, बेटी दामाद को सब सौंपते थे, यहाँ तक ले कि एटीएम भी सब चीजों लोग का बताते। आपने एटीएम के बारे में बात अभी बताई है, तो एक संज्ञान में मामला ये भी आया था कि कुछ दिन बाद आपके खाते से कुछ ट्रांजैक्शन किए गए थे, कितने रुपए ट्रांजैक्शन किए गए थे? वही 80,000 तक ले। क्या आपको वो एटीएम आपका था? जी तो फिर आपका एटीएम उन लोगों के पास कैसे पहुंचा और उसका नंबर? नहीं, वो ताला खोल करके निकाल लिया लो। मेरा घर में आके ताला तोड़ करके वो जो अलमारी में वो लोग के बताते थे, वो अलमारी की चाबी वही लोग के बताए थे। क्या उसका पिन आपने अपनी लड़की को बताया था? जी दामादों के बताए, लड़की के भी बताए, लड़का के भी बताए कि हम बेहोश हो जाते हैं पापा के मरने के बाद, मर जाएंगे तो इसमें 50,000 रुपया ये रहे। बात सत्य है कि आपके खाते से 60,000 से 80,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन हुआ है? जी उसका कागज भी है मेरा पास में, खाता में भी है। झूठ हम क्यों बोलेंगे, अब पैसा लेके हम क्या करेंगे, असली सोना तो मेरा चला गया। फिलहाल आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरा बेटा के सच्चाई आ जाओ, कोई भी ले आके हमको भीख दे दे। हम यही चाहते हैं, हम कोई के लगानी नहीं लगाते हैं।
वो नहीं मदद करता है, लो मत करे। मेरा बहनोई के पास में एक सवाल और आप माता जी ये बता रही हैं कि जब लड़के की मौत की सूचना मिली तो आप जब घटनास्थल पर गईं तो वहाँ पर आपकी लड़की और आपकी समधन यानी लड़की की सास झूला खेल रही थी और उनके घर में टैबलेट वो चलाती, ये बात कितनी सत्य है? ये सही है। इसका सास मेरा लड़की झूला पर हाल हो, जैसे हम पहुँचे तो बोले कि लाश कहाँ है, तो उसका सास जो मेरी समधिन है बोली कि लाश देखने लायक नहीं है, हम लोग हॉस्पिटल से देख करके आए हैं, मूड़ी कट गया है, एक पैर कट गया है। उसका देवरानी भी बताई। भीतर गए तो लड़का लैपटॉप चला रहा है, लो स्टार बजा रहा है। लेकिन सरिता कहती हैं कि हमारी सास वहाँ पर उस वक्त थी नहीं घटना के दिन। जी थी, वो भिलाई में थी। सरिता सब झूठ बोल रही है। यही तो इसीलिए तो शक लग रहा है कि यही किया है लो, शक नहीं किया है लो, तब तो इतना झूठ बोल रहा है लो। यही हम सच्चाई चाहते हैं कि सच्चाई आ जाए। वो बोल रही है कि सच्चाई आने नहीं देंगे, हम बोलते हैं कि सच्चाई आ जाए। मेरा को कोई भी देश में कोई भी धर्मी हो तो मेरा लड़का के सच्चाई ला दे, मेरा को भीख दे दे कि हाँ इसी कारण से आपका लड़का मरा। हम ये चाहते हैं कि मेरा लड़का के दारू के लगाने लगाता है लो, ठीक है, दारू के भी तो इंसिडेंट के तो कुछ भी फोटो खींचा होगा, क्यों नहीं हमको दिखा रहा है लो कि इंसिडेंट ऐसे हुआ है, हमको कुछ भी नहीं दिखाया लो। इसलिए हम शक कर रहे हैं कि मेरा लड़का के वही मारा है लो, ये सच है कि वही मारा है। तो सुना आपने, साफ तौर पर मृतक की मां लीलावती देवी का कहना है कि धन संपत्ति के लालच में मेरे बेटे की हत्या मेरी बेटी ने करवाई है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। नाम ऋषिकेश यादव, उम्र लगभग 21 वर्ष, घटना की तारीख 23 फरवरी 2018, समय आधी रात तकरीबन 1 बजे, दिन गुरुवार, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक तरफ जहां मृतक की मां अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार अपनी ही सगी बेटी को ठहरा रही है, तो वहीं मृतक की बहन इस पूरे मामले को एक सड़क हादसे में ऋषिकेश की मौत का होना बता रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने जांच पड़ताल में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। ऋषिकेश की मौत सड़क हादसे में हुई है और सड़क हादसे में एक्सीडेंट की बड़ी वजह ये बता रही है कि शराब के नशे में चोर ऋषिकेश गाड़ी सही से ड्राइव नहीं कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में अभी भी जांच कराने का हवाला दे रही है और पीड़ित मां को यह आश्वासन दे रही है कि मौत की सही वजह का पता बहुत जल्द मिल जाएगा। बलिया से सुमित और उमाकांत के साथ टीम 9 नेटवर्क। एक तरफ जहां मृतक की बहन सरिता अपने चाचा, मौसा और मामा पर यह आरोप लगा रही है कि ये लोग हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो हमारे पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी जमीन पर कब्जा किया जाए, यानी उनकी संपत्ति पर कब्जा किया जाए। तो वही इसके सरिता के मामा, चाचा और मौसा इस आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो केवल ये चाहते हैं कि ऋषिकेश की मौत कैसे हुई उसकी सच्चाई सामने आ जाए। सुरेंद्र यादव। आप मृतक ऋषिकेश के क्या लगते हैं? मामा जी लगते हैं। मामा जी लगते हैं। हाँ। आपके ऊपर मृतक की बहन सरिता का आरोप है कि आप लोग माता और उसकी लड़की को, यानी सरिता और सरिता की माँ को धन संपत्ति के लालच में आप लोग उनको अलग कर रहे हैं और बरकरा रहे हैं, कितना सही है? वो हम लोग बरकला नहीं रहे। ऐसा है कि हम लोग को सच्चाई चाहिए और उन लोगों को बताने से जहाँ पर घटना बता रहे हैं उस समय हम लोग 24 घंटा भी नहीं बीता। घटना पर गए तो न खून का कोई दाग नहीं दिखाई दिया। वहाँ हम लोग को लग रहा है एकदम साफा सब कि झूठ बोल रहे हैं वो। आपको मौत की सूचना किसने और कब दी? अरविंद ने दी। हम गाजीपुर में मान स्थानीय कोल्ड स्टोरेज में सर्विस करते हैं, वहाँ पर थे। हमको रात में 2 बजे घटना का सूचना। आप घटनास्थल पर पहुंचे तो सबसे पहले क्या देखा? हम देखे वहाँ पर कि ये लोग अपनी खुशहाली मना रहे हैं अपने क्वार्टर पर। इन लोगों को कोई उसका मृतक का मतलब कोई ये नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये हत्या है या आत्महत्या या फिर एक्सीडेंट है? हमको लग रहा है कि उसको रूम में ये लोग मार पीट करके ज़बरदस्ती मार डाले हैं। आपने पुलिस प्रशासन से जब मदद की गुहार लगाई तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई हुई, जो आश्वासन मिले, उससे कितना आप संतुष्ट हैं? पुलिस प्रशासन से हम लोग को कोई वहाँ मदद हम लोग को तरफ से नहीं मिला, क्योंकि उनके अरविंद के भाई जो हैं वहाँ SSO हैं, उन्हीं के क्षेत्र में ये घटना हुआ है।
कोई सच्चाई हम लोग को नहीं मिला है वहाँ। बताया भी जा रहा है कि जिस दिन उनकी मौत हुई तो 12:04 पर किसी महिला मित्र का इनके मोबाइल पर फ़ोन आया था, जिसमें कुछ आवाज़ें आ रही हैं चिल्लाने की, आशीष की, मारने की, पीटने की। और पुलिस रिपोर्ट में ये मालूम चल रहा है कि 1 बजे उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बारे में आपके पास संपूर्ण जानकारी क्या है? कुछ इसके बारे में बताएंगे? नहीं, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हम तो यहाँ गाजीपुर थे, तो 2 बजे हमको सूचना ये लोग दिए हैं कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, डिवाइडर पर घटना हुआ है, डिवाइडर से ये कर दिए हैं, लेकिन वहाँ पर डिवाइडर है नहीं। सीसीटीवी फुटेज के बारे में पुलिस क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही कि फ़ोटो सीसी कैमरा के ख़राब है। यादव। आप मृतक ऋषिकेश के क्या लगते हैं? मैं उसका मौसा लगता हूँ। और ये सरिता? उसकी वो मेरे मतलब साड़ू की लड़की है, वो ऋषिकेश की बहन है। और सरिता का आरोप है कि मामा और मौसा चाचा लोग मिल करके हमें और हमारी माता श्री को यानी ऋषिकेश की मम्मी को धन के लालच में अलग करना चाह रहे हैं, और उसका सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि बाकी संपत्ति पे हमारा अधिकार हो, क्योंकि वो आप लोगों को बेरोजगार बता रही हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी हम लोग अपने घर पे जैसे भी थे खुशी से थे। आज जब इनका लड़का मर गया तो हम लोग इनका सहयोग कर रहे हैं कि इनका लड़का कैसे मरा। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसका भी कुछ प्रूफ होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मर्डर हुआ है। मर्डर कराने में सरिता, अरविंद, आशीष और नीलम पांडे का हाथ है। आपको जब इस घटना के बारे में जानकारी हुई तो आप वहाँ गए थे या नहीं? गए थे। क्या देखा पहले आपने? हम यहाँ से गए तो वहाँ देखे कि कोई उन लोगों के ऊपर ऋषिकेश के मरने का कोई गम नहीं था। लड़के लोग अपने मस्ती में खेल रहे थे, अपने मस्ती में थी। लोग चाय चला रहे हैं, कुर्सी रखा गया था, सोफ़ा ले आकर रख दिया गया था। अब बताइए, किसी का जवान लड़का मरा है या उसका भाई ही था तो कोई ऐसे करेगा? भला एक बहन अपने भाई की हत्या क्यों करवा सकती है? संपत्ति के लिए कराई है। पहले भी, बहुत पहले भी, वो जब उसके पापा मरे थे 2013 में, हम लोग गए थे चक्रधरपुर में। वहाँ भी अपनी मम्मी से नौकरी के लिए कि पापा की नौकरी मेरे को दे दो, तो ज़मीन ऋषिकेश को दे दो। यानी दोनों में उसका सौदा ये था कि ये तो ज़मीन दो, नहीं तो नौकरी दो। क्या वो अपने अपने मकसद में कामयाब रही अब तक? अब तो कामयाबे है, जब मार दी उसको। फिर अभी अब संपत्ति पर हम लोग इनके इंसाफ के लिए दौड़ रहे हैं चारों तरफ, भिलाई से लेकर रायपुर। कुछ हमारा सहयोग नहीं हो रहा है, ना पुलिस सुन रही है, ना कोई कुछ सुन रहा है, और वो अपने ज़मीन पे नाम दर्ज करवा ली है। तो अभी तक पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट नहीं है। अगर आपको सही न्याय नहीं मिलता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? तो अगला कदम क्या, फिर वैसे आप तब आपका सहारा लिए हैं, अब देखें कितना क्या होता है। कहाँ इस मामले की सूचना आपने दिया है? हाँ, इस मामले का हमले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, गृह मंत्री दिल्ली और गृह मंत्री उधर छत्तीसगढ़ में भी दिए हैं। आईजी, डीएसपी, एसपी, डीजीपी, किसी को नहीं छोड़ा है। उधर से रिप्लाई में क्या मिला है आपको? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला। मानवाधिकार में दिए हैं तो मानवाधिकार से कुछ आश्वासन मिला है, देखिए क्या होता है। हालांकि सरिता का तो कहना है कि पुलिस ने इसमें सत्यापित रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। नहीं, हमारे पास भी मानवाधिकार से आया है रिपोर्ट, उसमें लिखा है कि अभी इसकी जांच चल रही है। अच्छा, ऋषिकेश की जो हत्या हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, जैसे मौत हुई है, माफ़ कीजिएगा, जैसे मौत हुई है, आपको क्या लगता है? मौत में ये लगता है सर कि हमको, देखिए, सबसे पहली बात है कि हमको 3:55 पे आया फ़ोन आया, और डायरेक्ट फ़ोन आया अरविंद का, और बताया कि मामा जी बहुत बुरी खबर है। वो हंस करके बोला है अभी हमारा मोबाइल रिकॉर्डिंग निकाल लिया जाए तो निकल जाएगा। वो हंस करके बोला कि मामा जी एक बहुत बुरी खबर है। हम कहीं क्या खबर है बताइए? तो ऋषिकेश एक्सपायर कर गया है। हम कहीं डायरेक्ट एक्सपायर कैसे हुआ है? तो भिलाई में वो शादी में जा रहा था स्कॉर्पियो से, और उसका एक्सीडेंट हुआ। हम कहीं कितने लोग हैं? तो 5-6 लोग घायल हैं और ये एक एक्सपायर हो गया। हम कहीं केवल यही एक्सपायर हुआ है और लोग नहीं, केवल यही है। हम कहें अरे यार कैसे अकेले एक्सपायर हो गया? 5-6 लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं। अरविंद जी ने आपको सूचना दिया थी कि स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट तो एक्टिवा दिखा रही है। जी, एक्टिवा दिखा रही है, इसलिए कि मैंने वो एसपी साहब के यहाँ भी एक रिपोर्ट में बताया था कि सर स्कॉर्पियो से हमको बताया गया, और वहाँ जो है वो सरिता जो है रिपोर्ट में लगाई है कि वो मामा बेरोजगार हैं, इसलिए हम हकीकत कहानी बता रहे हैं तो पुलिस हमको मदद नहीं दे रही है। अच्छा, ये बताइए, हालांकि सरिता का आरोप है कि आप लोग मिल करके उनको अलग कर रहे हैं और धन संपत्ति पर कब्जा जमाना चाहते हैं, कितना सही है? ऐसा है सर कि हम लोग को संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों की बहन है, बड़ी बहन है, पोसी पाली है। हम लोग दे सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, उसका तो कोई
एक पैसा का हम लोगों को लेना देना नहीं है। आखिर सरिता अपने भाई की हत्या क्यों करवा सकती है? उस धन संपत्ति के लिए की है। क्या उसमें हासिल हुई है, उसको अभी धन संपत्ति अभी हासिल हुआ है? हासिल तो हुआ है सर, इसलिए कि मैं शादी जब से हुआ मैं तभी से विरोध कर रहा हूँ कि ये शादी इधर होती, यूपी में होती तो हम लोग जानते बूझते, चाहे जाते आते हम लोग जानते थे कि मतलब कैसा है कैसा नहीं है। हम तो शादी में ही विरोध किए थे। इसलिए सरिता का इतना सपोर्ट कौन कर रहा है कि हर जगह मामले को दबाया जा रहा है? जैसा कि आपका आरोप है कि हर जगह सरिता हावी रह रही है, सारे सबूत मिटवाने की कोशिश कर रही है। इसमें उसको कौन, उसके साथ कौन सा ऐसा बंदा है जो ये सब काम करने पर आमादा है? सर उसका देवर जो है एसआई जो है आशीष यादव है, वो अपने प्लान बना करके सब सबूत और सब वो मिटाने में या सब हत्या के तो बिल्कुल जो है एक नंबर पर वही है। आशीष क्या करते हैं? आशीष जो है एसआई है छत्तीसगढ़ में, वो भिलाई में है, जहाँ एसआई है वहीं पे हत्या भी हुई है। क्या अभी आप लोग इस मामले की जांच आगे तक करवाएंगे? जी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जहाँ तक हम लोग दौड़ेंगे, जब तक इसका न्याय नहीं मिल सकता है तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस पूरे मामले में एक और ऑडियो क्लिप सामने आई है जिसमें मृतक के परिजनों ने जांच अधिकारी बीएल साहू पर यह आरोप लगाया है कि जब हमने टोल नाका के सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो उन्होंने पहले तो महीनों तक घुमाते रहे और फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि 10 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाती है। इस कॉल रिकॉर्डिंग ऑडियो को भी सुन लीजिए जिसमें बीएल साहू और मृतक के परिजनों की बात हुई है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। तो क्या हुआ, वो टोल नाका आ गया ऋषिकेश वाले में, क्या हुआ? हाँ टोल नाका के सीसीटीवी वाला आ गया फुटेज? नहीं अभी आया नहीं है, मैं कल स्वयं गया था। हाँ तो कल बोले वो मैनेजर वगैरह नहीं है हाँ और वो सीसीटीवी फुटेज देखने वाला भी नहीं आया है। कल आ जाना बोले हैं आज के लिए। तो आज हमारे आदमी गए, अभी वापस नहीं आए। क्या बोल रहा मैं केसी का वो आवेदन लेके भेजा हूँ मैं। फिर वो बताता हूँ सर क्या होता है ना। ठीक है ठीक। हाँ वो गया है अपना आदमी है ना। हाँ ठीक है बताइए, आ जाएगा तो सब कुछ देखेंगे। ये लोग सीडी क्या दिए हैं और जो भी है सब कुछ हम लोग देखेंगे। हाँ जब तक सर्टिफाइड नहीं होंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी 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 ठीक, चलिए। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अरे वो सीसीटीवी वाला निकल गया कि नहीं, टोल नाका वाला? हाँ अरे जो ऋषिकेश का आप लोग बता रहे थे वो हाँ। सीसीटीवी का निकल गया कि नहीं निकला अभी टोल नाका से? नहीं वो नहीं निकलेगा बोल दिया, वो सीसीटीवी नहीं निकलेगा बोल दिया। जो सीडी जहां इस पूरे मामले में जिस लड़की यानी सरिता यादव पर अपने ही भाई की हत्या करने या करवाने का आरोप लगा है उससे और उसके पति से हमने बात की। बात के दौरान हमें सरिता ने बताया कि हमारे ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है। मुझे केवल मेरी माँ से अलग कर हमारे मामा, मौसा और चाचा मेरी पिता की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। और सरिता के पति अरविंद यादव ने बताया कि हमें जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो भी जमीन जायदाद है उसे सरकार को दे दे या रेलवे को सौंप दे। क्या कुछ कहा सरिता और अरविंद यादव ने, आइए उसे भी आपको सुनाते हैं। हेलो, हमारी बात सरिता जी से हो रही है? जी सारे दोस्त आपके लोग मामा अपने जी बता अलग रहे थे कि अरविंद जी का फोन आया था तो बताया था कि स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, स्कॉर्पियो वाला बात बहुत झूठ बोल रहे हैं। किसी को हम अब आप खुद मानिए, हम बाकी लोग को फोन करके बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया। अब किससे एक्सीडेंट होगा हमको खुद नहीं मालूम था, और स्कॉर्पियो वाली बात कहाँ से बोल देंगे हम किसी को। अच्छा, ये जमीन हड़पने वाली कितनी बात सत्य है सरिता जी? क्या चीज? ये जमीन हड़पने वाली जो बात बता रही है कि उसमें वरासतनामा में अपना नाम डलवा दिया, ये कितना बात सत्य है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये हड़पने वाली जो बात बोल रहे हैं, मेरे को पापा और मम्मी शुरू से ही जमीन देने की बात कर रहे थे, और मेरा भाई भी रहता तो भी मुझे आधा जमीन मिलता, ऐसे भी मिलता है, कानून के तौर पे भी मुझे आधा ऐसे ही मिलता अगर मैं लड़की तो मैं अपने भाई को, अपने मायके को पूरा खत्म क्यों करूं? मैं अपने भाई को क्यों खत्म करूं कि जो मुझे जिंदगी भर मुझे देखता, एक मेरा मायके का जो नाम रहता वो चलाते रहता, मैं उसको क्यों खत्म करूं? और रही बात जमीन की, मेरे नाम से मैं रखी हूँ बोल रहे हैं, तो वहाँ पे पापा के नाम से कुछ जमीन था और कुछ जमीन मेरे माँ के नाम से था, जो कि माँ के नाम से जो होगा वो माँ का ही होगा, और पापा के नाम से जो होगा उसमें ऑलरेडी बच्चे और माँ का नाम भी आ जाता है। आप रिकॉर्ड में शायद चेक करवा लीजिएगा
कि किसके किसके नाम से है। यहाँ तक कि मुझे दूसरे लोग का 2-3 लोगों का नाम है, मैंने वो फाइल देखा भी था मैंने। हाँ, उसमें 2-3 लोगों का नाम है। ऑटोमेटिक उसमें आपकी माता जी ये बता रही है ना कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसने वरासत कराया। हाँ, और ये अभी मैं बता रही हूँ, इसमें हम लोग का 1 साल में 1.5 साल हो गया मेरे भाई को खत्म हुए, 1.5 साल लगभग हो रहा है। 23 फरवरी 2018 घटना हुई थी। हाँ, ये मैं उसके पहले कुछ भी नहीं की। मैं बोली कि इन लोग जमीन कर रहे हैं, करने दो, लुटा जाएगा उस दिन मेरी मम्मी का आँख खुलेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पापा के जो दोस्त हैं और कुछ लोग गांव के ही, बलिया के ही लोग बोले कि तुम्हारे मौसा गलत कर रहे हैं और तुम लोग के साथ वो तुम्हारे नाम से उनको गलत फहमी किए हैं, तुम जमीन को क्यों लुटा रहे हो। तो मैं बोली देखो जमीन से कोई मतलब नहीं, उसी के लिए तो मेरे से इतना वो बहस कर रही है, इतना लड़ाई करवा रही है और मुझे उसी चीज के लिए तो मेरे को बदनाम कर रही है उस जमीन के लिए। तो मैं उस जमीन से मेरे को कोई मतलब नहीं है। फिर पापा के दोस्त लोग जो थे वो बोले कि वो जमीन तुम्हारे मामा और मौसा खाएंगे तो तुमको बर्दाश्त होगा क्या, जो तुम्हारा और माँ का रिश्ता को खराब कर रहे हैं। तो मुझे ये बोले कि उस जमीन को बस स्टे लगवा दो, कि उस जमीन को जब तक मेरी मम्मी की मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो जाती तब तक उस जमीन को मेरे मामा और मेरे भाई, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे मामा और मेरे मौसा को ना मिले, बाकी किसी को भी मिल जाए, मम्मी कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपने जीते जीते मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मेरे मौसा और मेरे मामा जो मेरी माँ और मेरे बीच में जो बीज बो दिए है ना, जो जिंदगी भर कभी खत्म नहीं हो सकता, जो माँ मेरे सहारे जी सकती थी, मेरे बच्चों को देख के जी सकती थी और खुशी से रह सकती थी, उसका तो सब खत्म हो गया। मुझे भी पता है और मुझे भी मालूम है कि उसको कितना तकलीफ हो रहा होगा। जब मेरे को मेरा भाई खत्म हुआ तो मुझे कितना तकलीफ है, वो ऐसे ही उसको भी तकलीफ होगा। लेकिन ये मामा और मौसा लोग जो गेम खेले हैं ना हमारे परिवार के साथ और हम लोग दोनों के साथ, वो चीज उनको, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको कभी कुछ मत मिले। वो मैं चाहती हूँ पापा मेरी गवर्नमेंट नौकरी से अगर किए हैं तो मैं केस लड़ना चाहती हूँ, या जो भी होगा मैं चाहती हूँ कि वो गवर्नमेंट में चले जाए। अच्छा सरिता जी, एक बात मुझे बता दीजिए कि आप एकदम बिल्कुल सर्टिफाइड हैं कि आपके भाई की जो मौत हुई वो एक्सीडेंट में हुई थी? जी मैं लेकिन आपकी माता आपकी कह रही है कि वो एक हत्या की गई है, तो क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपके भाई के हत्यारे सामने आए? इसमें आपको अपनी माता जी का सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसा है कि अगर कोई हत्या किया है तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि वो सामने आए। तो फिर आप इसमें आपकी माता जी कह रही हैं कि वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग ना सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्ट बिल्कुल। वो 13वीं हुआ है उसके, मैं जब हमारे और मामा के बीच में जब लड़ाई हुआ, मेरे को दूसरे लोग से फोन आया कि बाहर में सबके फोन कर करके, मतलब मेरे भाई के मोबाइल में आधा से ज्यादा मेरे रिलेटिव वाले का ही नंबर था, उसके मोबाइल को लेके यूज किए सारे मेरे रिलेशन वाले को फोन करके बोल रहे हैं कि आपका मतलब उसकी बहन ने अपने भाई को मार दिया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मेरे जगह में अगर कोई रहता तो क्या उस समय एक तो भाई का दुख तो था ही, ऊपर से इन लोग दूसरे लोग से फोन से बोलवा रहे, और हमको जब कोई बता रहा था बाहर वाला कि आपने मार दिया करके, ऐसे आपके मामा लोग बोल रहे हैं, इनको फोन करके बताया, उनको फोन करके, तो मैं उसी समय घुस रही थी फोन में ही बात करते करते, जिनका फोन आया था तो बात कर रही थी, तो मैं मम्मी और मामा लोग सब बैठे थे, तो मैं उनको गुस्से से मैं बोली उस समय कि तुम लोग कैसे मेरे को बोल दिए, जो बोलना है मुझे सामने बोलो, सबको क्या फोन करके बता रहे हो कि कौन मारा है कौन नहीं मारा है, जो मारा है तो हम भी जानना चाहते कि कौन मारा है करके। देखिए पहला आरोप आप लोगों को लगा है एटीएम से पैसे निकालना, दूसरा आरोप लगा है कि वहाँ के जमीन जायदाद पे कब्जा करना, तीसरा आरोप कब्जा तो आज भी उन्हीं के हाथ में, हमने तो गए नहीं, सिर्फ पेपर में नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है ऑटोमेटिक, वो भी तो सर उन्हीं के दोस्तों यारों की राय में सिर्फ स्टे लिया ताकि मिसयूज ना करें। हम तो अपने कब्जे में नहीं, अगर चाहते हैं तो हमारे नाम से पूरा नाम से ले लो, लेकिन हमारे को झूठा नाम तो मत करो, हम पूरा नाम से कर देते हैं आपके, हमको कोई मतलब नहीं है। आज तक ना हमसे पैसा ली, बल्कि हमारे पैसे से उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इवन मुकेश जो बड़े भाई है उसको लिए हम 15,000 रुपए दिए, पापा को खुद दिए थे, पापा के रहते, और जो बोल रहे हैं ना मार दिए, जो बड़े भाई के नाम से फंसा रहे हैं हमको, तो वो मार, तो उस समय तो पापा तो थे वहाँ, पापा थे, मम्मी थी, मम्मी तो खुद सोई थी अंदर, बाहर रूम में बेटा था, कैसे हम पहुंच गए वहाँ? सब कर्मों का फल है। कई मामले खुल के सामने आ रहे हैं, अभी बताया जा रहा है कि तथ्य के आधार पे भी आपके साथ यानी सरिता की मम्मी बता रही है लीलावती जी, लड़के जो पहला मेरा लड़का तो गुम हुआ था ऐसा बताया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मिलकर मरवा दिया है। लग रहा है सर, देखिए सर, मैंने इनसे बात किया था कि आखिर एक बहन अपने भाई की हत्या क्यों करवाएगी, तो इस जमीन संपत्ति का मतलब लालच आ रही है। हम तो सर बोल रहे हैं कि पूरा हमारी भी मिसेस हो भी रहा है, हमारा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, जमीन को पूरा आप सरकार को डोनेट करवा दीजिए, हम तो खुशी आके साइन कर देंगे। आप हमारे तरफ से ये प्रपोज कर दीजिए सरकार को कि लीलावती और उसकी बेटी
उड़ीसा सरकार को चाहे रेलवे को जमीन दान में दे रही, करा दीजिए अलाउंस, हम तो आके साइन कर देंगे। ये बात आपके समाचार के माध्यम से मैं रख दूं? रख दीजिए सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो जाते हैं दाने दे। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ सगी बहन पर धन संपत्ति पर कब्जा को लेकर हत्या करने का आरोप लगा है, तो वहीं इस तरह के आरोप को बहन बेबुनियाद बता रही है। बहन सरिता यादव का कहना है कि धन संपत्ति का लालच मुझे नहीं, मेरे मामा, मौसा और चाचा को है। तो वहीं चाचा, मामा और मौसा का कहना है कि हम केवल ये चाहते हैं हसीन की ऋषिकेश की हत्या कैसे हुई इसका पर्दाफाश हो जाए। इस पूरी वारदात में एक बेसहारा माँ अभी भी अपने बेटे को खो देने का जख्म भरा भी नहीं। तो वहीं इस तरह के आरोपों प्रत्यारोपों पर कहीं ना कहीं इंसानियत सवालों के घेरे में। अब देखना ये होगा कि क्या एक बेसहारा माँ को उसके बेटे की मौत के राज का पता चल पाएगा। क्या इस वारदात के पर्दाफाश के बाद एक माँ अपनी बेटी को अपना पाएगी या ऋषिकेश की हत्या एक राज बनकर रह जाएगी। अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बलिया से रमाकांत और लखनऊ से नफीस अहमद के साथ टीम 9 नेटवर्क। जब इस वारदात में हमारी टीम अंदर तक जाकर गहराई को पता किया तो कुछ सवाल निकलकर सामने आए, और ऐसे सवाल जिसका जवाब मृतक की मां ने मानवाधिकार से भी मांगा है। सवाल नंबर 1 कि जिस टोल प्लाजा के पास ये वारदात हुई तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकलवाया। सवाल नंबर 2 कि जब ऋषिकेश की मौत 23 तारीख या आधी रात 1 बजे हुई तो कॉल रिकॉर्डिंग में ऋषिकेश के चिल्लाने की आवाज़ 12:04 पर यानी कि मौत होने से ठीक 56 मिनट पहले कैसे रिकॉर्ड हुई, और रिकॉर्ड हुई तो वो किसकी कॉल थी और उतनी रात को ऋषिकेश के नंबर पर क्यों आई थी। सवाल नंबर 3 कि पुलिस ऋषिकेश के बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते समय मृतक की मां को क्यों नहीं बुलाई। सवाल नंबर 4 कि पुलिस ऋषिकेश के दोस्तों का मोबाइल ट्रेस का डिटेल्स निकालती है लेकिन ऋषिकेश और उसके बहन और जीजा का मोबाइल के कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकालती है। सवाल नंबर 5 कि बिना मां की जानकारी ही मृतक की बहन सरिता अपना नाम अपने पिता की कुछ संपत्ति पर मात्र 2 महीने के अंदर दर्ज करवा लेती है, तो ऐसा क्यों, ऐसा आरोप है मृतक की मां का। सवाल नंबर 6 कि जिस तरह एक मां अपनी बेटी की मौत का रहस्य जानने के लिए कोर्ट से लेकर हर आयोग का दरवाजा खटखटा रही है लेकिन मृतक की बहन और मृतक का जीजा क्यों नहीं। सवाल नंबर 7 आरोपी के अनुसार पुलिस उन लड़कों का मोबाइल ट्रेस क्यों नहीं कर रही है जिसके ऊपर मृतक की मां का शक है। और आखिरी सवाल कि उस पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज पुलिस क्यों नहीं निकलवाई जिस पेट्रोल पंप पर ऋषिकेश के दोस्त पेट्रोल लेने गए थे। इन कुछ सवालों के जवाब में जांच अधिकारी बीएल साहू ने यह कहा है कि मृतक ऋषिकेश, सरिता और उसके पति अरविंद यादव के कॉल डिटेल्स निकालना जरूरी नहीं था। उस रात वाली कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में ये बताया गया कि साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या कहा जा रहा है, फिर भी उस ऑडियो की जांच की जाएगी। ऐसे तमाम सवाल अभी भी इस वारदात को सच के दायरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं कि ऋषिकेश की मौत कैसे हुई है। अगर पुलिस सही तरीके से हर पहलू पर जांच कर दे तो एक बेसहारा बूढ़ी माँ को उसका बेटा तो नहीं मिल सकता, लेकिन उसके दिल में उठ रहे हजारों सवाल का जवाब जरूर मिल जाता और सही कातिल कौन है उसका भी पता चल जाता। बलिया से सुमित और उमाकांत के साथ टीम 9 नेटवर्क।